हेलो दोस्तों, ऑडियो स्टोरीज के मेरे चैनल ऑडियो बुक हिंदी में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं हूं नीलिमा और मैं लेकर आई हूं आपके लिए कुछ प्यार भरी खट्टी मीठी कहानियां। दोस्तों, आज आप सुनेंगे अगाथा क्रिस्टी का नॉवल 450 फ्रॉम पैडिंगटन हिंदी में। ये नॉवल मार्पल सीरीज का है, यानी कहानी का मेन जासूस हरक्यूल पॉयरो नहीं बल्कि मिस जेन मार्पल है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। 450 फ्रॉम पैडिंगटन, अध्याय 1। मिसेस मैगिलिकडी प्लेटफॉर्म पर हाँफती हुई चल रही थी, उस कुली के पीछे पीछे जो उसके सूटकेस को उठाए चल रहा था। मिसेस मैगिलिकडी कद में छोटी थी, थोड़ी गोलमटोल, जबकि कुली लंबा था, तेजी से चलने वाला। और फिर इसके अलावा उसके हाथों में बहुत सारे पैकेट थे, क्योंकि वो पूरा दिन क्रिसमस के लिए खरीदारी करती रही थी। इसीलिए ये दौड़ बराबरी वाली नहीं लग रही थी। कुली प्लेटफॉर्म के आखिर में कोने से मुड़ चुका था, जबकि मिसेस मैगिलिकडी अभी भी सीधी चली आ रही थी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर उस समय कुछ खास भीड़भाड़ नहीं थी, क्योंकि ट्रेन कुछ देर पहले ही वहां से गई थी। लेकिन उससे आगे जो जगह थी, वहां कई दिशाओं से लोग आ जा रहे थे। अंडरग्राउंड मेट्रो से, सामानों की दुकानों से, कैफे से, पूछताछ के दफ्तरों से, सूचना केंद्रों से, आगमन प्रस्थान केंद्रों से। मिसेस मैगिलिकडी और उनके हाथ के पैकेट आने जाने वालों से टकराते जा रहे थे। लेकिन आखिरकार वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 के गेट के पास पहुंच ही गई और उसने अपने एक हाथ का पैकेट नीचे पैर के पास रखा और अपने बैग में टिकट खोजने लगी, जिसे देखकर गेट पर खड़ा वर्दी वाला गार्ड उसे अंदर जाने की इजाज़त देता। उसी समय एक कर्कश लेकिन शिष्ट आवाज उसके सिर के ऊपर कहीं से सुनाई दी। जो ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी है वो 4:50 पर ब्रैकहैम्पटन, मिलचेस्टर, वॉवर्टन, कार्विल जंक्शन, रोचेस्टर और चैडमाउथ स्टेशनों को जाने वाली है। ब्रैकहैम्पटन और मिलचेस्टर जाने वाले यात्री ट्रेन में पीछे सफ़र करते हैं। वेनेक्वे जाने वाले यात्री रोचेस्टर में गाड़ी बदलते हैं। आवाज़ एक क्लिक के साथ बंद हो गई और उसने फिर दूसरी घोषणा की कि बर्मिंघम और वॉल्वरहैम्पटन से आने वाली 4:35 की ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर आने वाली है। मिसेस मैगिलिकडी को अपना टिकट मिल गया और उसने उसे चेकर को दिखा दिया। वो आदमी टिकट को थोड़ा सा फाड़ते हुए बोला, दाईं तरफ, पीछे की ओर। मिसेस मैगिलिकडी प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ी और उसने देखा कि उसका कुली तीसरे दर्जे के डिब्बे के बाहर खड़ा कुछ बोरियत महसूस कर रहा था। ये डिब्बा यहाँ है मैडम। मैं पहले दर्जे से सफ़र कर रही हूँ, तो ये बात पहले बता देती, इतना टाइम खोटी किया बेकार में। कुली की आंखों ने उसके ट्वीड कोट की तरफ कुछ उपेक्षा से देखा। फिर उसने सूटकेस उठाया और उसे लेकर साथ वाले डिब्बे की तरफ बढ़ गया, जहां मिसेस मैगिलिकडी एकांत में बैठ चुकी थी। 4:50 वाली ट्रेन से ज्यादा लोग आते जाते नहीं थे। पहले दर्जे में चलने वाले या तो सुबह की एक्सप्रेस गाड़ियों में सफ़र करते थे या फिर 6:40 वाली ट्रेन से, जिसके साथ भोजन का डिब्बा भी लगा होता था। मिसेस मैगिलिकडी ने कुली को बख्शीश दी, जिसे उसने बड़ी मायूसी के साथ लिया। उसे ये तीसरे दर्जे में सफ़र करने के लिहाज से तो ठीक लगा, लेकिन पहले दर्जे में सफ़र करने के लिहाज से नहीं। मिसेस मैगिलिकडी उत्तर से रात के सफ़र में आने के बाद और दिन भर खरीदारी करने के बाद आरामदेह सफ़र करने के लिए तो तैयार थी, लेकिन उसके पास जमकर बख्शीश देने का समय नहीं था। उसने अपनी पीठ के पीछे लगे महंगे गद्दे पर सिर टिकाते हुए उबासी ली और एक पत्रिका खोल ली। 5 मिनट के बाद सीटी की आवाज़ के साथ ट्रेन चल पड़ी। उसके हाथ से पत्रिका नीचे गिर गई, उसका सिर एक ओर झुक गया और 3 ही मिनट के बाद वो गहरी नींद में थी। करीब 35 मिनट सोने के बाद वो थोड़ी तरोताज़ा होकर उठी। उसने अपनी हैट ठीक की और बैठकर खिड़की से बाहर उस भागती हुई गाड़ी से गांवों का जो भी हिस्सा दिखाई दे रहा था देखने लगी। तब तक काफ़ी अंधेरा हो चुका था। ये दिसंबर का एक उदास कोहरे वाला दिन था। 5 दिनों के बाद क्रिसमस आने वाला था। लंदन में घना कोहरा था और अंधेरा भी। गांवों में उससे कम नहीं था, हालांकि वहां बीच बीच में खुशी की चमक आ जाती थी जब शहरों और स्टेशनों से गुजरते हुए ट्रेन से रोशनी पड़ती थी। इस वक्त हम आखिरी चाय पेश कर रहे हैं, एक अटेंडेंट ने दरवाजे को किसी जिन्न की तरह धीरे से खोलते हुए कहा। मिसेस मैगिलिकडी ने कुछ देर पहले ही बड़े से डिपार्टमेंटल स्टोर से चाय ली थी। उस समय उसका मन पूरी तरह भरा हुआ था। अटेंडेंट गलियारे में बार बार यही कहते हुए आगे बढ़ गया,
मिसेस मैगिलिकडी ने खुश होते हुए देखा जहां उसके सामान के पैकेट रखे थे। चेहरा पहुंचने वाले तौलिए काफ़ी बेहतरीन बनावट के थे और एकदम वैसे जैसे कि मार्गरेट को चाहिए थे। रॉबी के लिए स्पेस गन और ज्यां के लिए जो खरगोश लिए थे वे अच्छे थे, और उस शाम उसने अपने लिए जो कोट लिया था वो एकदम वैसा था जैसा उसे चाहिए था, गरम लेकिन पहनने लायक। हेक्टर के लिए भी पुलोवर था। उसने जो जमकर खरीदारी की थी उसे अपने मन में बिल्कुल सही ठहराया। फिर संतुष्ट होकर वो खिड़की से फिर से बाहर देखने लगी। दूसरी तरफ से एक ट्रेन सीटी बजाती हुई निकल गई, जिससे पूरी खिड़की झनझना गई। उसके बाद ट्रेन एक स्टेशन से गुजरी। फिर उसकी गति धीमी होने लगी, शायद किसी सिग्नल के कारण। कुछ मिनट तो वो रेंगती रही, फिर रुक गई। कुछ पल बाद फिर से चलने लगी। दूसरी तरफ से आने वाली एक और ट्रेन गुजरी, लेकिन पहले वाली ट्रेन से कम तेजी से। ट्रेन ने फिर से रफ्तार पकड़ ली थी। उस समय एक और ट्रेन जो उसी तरफ जा रही थी उसकी तरफ आती दिखी। एक पल के लिए तो ये उसे खतरनाक लगा। एक समय में एक दिशा में जाती दो ट्रेनें, कभी एक तेजी से चलने लगती, कभी दूसरी। मिसेस मैगिलिकडी ने अपने डिब्बे की खिड़की से साथ चल रही ट्रेन के डिब्बों के अंदर झांका। ज्यादातर खिड़कियों के पर्दे गिरे हुए थे, लेकिन बीच बीच में कुछ डिब्बों में सवार लोग दिखाई दे जाते थे। ये दूसरी ट्रेन पूरी तरह भरी हुई नहीं थी और उसके बहुत सारे डिब्बे खाली थे। वो ये सब देख ही रही थी कि तभी एक कूपे का पर्दा झटके के साथ खुला। मिसेस मैगिलिकडी ने पहले दर्जे के उस कूपे की तरफ देखा जो उससे सिर्फ कुछ ही फीट की दूरी पर था। फिर उसने अपने पैरों पर खड़े होते हुए हल्की सी चीख के साथ अपनी सांसें थाम ली। खिड़की की तरफ पीठ किए एक आदमी खड़ा था। उसके हाथ एक औरत की गर्दन पर थे। वो धीरे धीरे निर्दयी तरीके से उसका गला घोंट रहा था। औरत की आंखें कोटरों से बाहर निकलने को थीं। उसका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। मिसेस मैगिलिकडी अपलक देखे जा रही थी और कुछ ही पल में उस औरत का अंत आ गया और उसका शरीर बेजान होकर उस आदमी के हाथों में झूलने लगा। ठीक उसी समय मिसेस मैगिलिकडी वाली ट्रेन मंद पड़ने लगी और दूसरी ट्रेन रफ्तार पकड़ने लगी। वो तेजी से आगे बढ़ गई और चंद पलों में ही आंखों से ओझल हो गई। तभी अपने आप न जाने किस प्रेरणा से मिसेस मैगिलिकडी के हाथ ऊपर उठे और ऊपर लगे इंटरकॉम की तरफ बढ़े, लेकिन फिर कुछ दुविधा में पड़कर रुक गए। आखिर उस ट्रेन में घंटी बजाकर क्या होगा जिसमें वो सफ़र कर रही थी। उसने इतने करीब से इतना हैरतनाक और खौफनाक नज़ारा देखा था कि लगा जैसे उसे लकवा मार गया हो। तत्काल कुछ किए जाने की ज़रूरत थी, लेकिन क्या? तभी उसके डिब्बे का दरवाज़ा खुला और एक टिकट कलेक्टर ने आकर उससे टिकट मांगा। वो एक झटके से अपने आप में वापस आ गई। उसने कहा, एक औरत का गला दबा दिया गया है उस ट्रेन में जो अभी अभी बगल से गुजरी है। मैंने सब कुछ साफ साफ देखा। टिकट कलेक्टर ने कुछ संदेह से उसकी ओर देखा। क्या कहा आपने? जरा फिर से कहिए तो। एक आदमी ने उस ट्रेन में एक औरत का गला दबाया है। मैंने वहां से देखा, खिड़की में से। टिकट कलेक्टर अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था। गला घोट दिया? हाँ, गला घोट दिया। मैंने देखा, मैंने बताया ना, आपको तुरंत कुछ करना चाहिए। टिकट कलेक्टर अफसोस जताते हुए खांसने लगा। आपको ऐसा नहीं लगता मैम कि शायद आपको झपकी आ गई हो और आपने कोई सपना? मुझे झपकी आई तो थी, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि मुझे कोई सपना आया था तो मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल गलत हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है जागते हुए। मैंने कहा ना आपको। टिकट कलेक्टर की आंखें उस खुली हुई मैगजीन के पन्ने पर गईं जो सीट पर पड़ी हुई थी। उस खुले हुए पन्ने पर एक लड़की का गला दबाया जा रहा था, जबकि हाथ में रिवॉल्वर लिए एक आदमी उन दोनों को दरवाजे पर खड़ा धमका रहा था। उसने उसे देखकर कहा, आपको ऐसा नहीं लगता मैम कि आप एक मज़ेदार कहानी पढ़ रही थीं और आपको नींद आ गई और जब उठी तो कुछ उलझन सी पैदा हो गई? मैंने उसे देखा था। मैं उतनी ही जागी हुई थी जितने की अभी आप हैं, और मैंने बाहर झांककर उस चलती हुई ट्रेन की तरफ देखा और एक आदमी एक औरत का गला दबा रहा था। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप इस बारे में कुछ करने वाले हैं या नहीं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे।
कलेक्टर ने कुछ झिझकते हुए एक ठंडी सांस ली और अपनी घड़ी की ओर देखा। ठीक 7 मिनट में हम ब्रैकहम्पटन में होंगे। आपने मुझे जो बताया है मैं उसके बारे में रिपोर्ट लिखवा दूंगा। आपने क्या बताया कि ट्रेन किस दिशा में जा रही थी? जाहिर है इसी ट्रेन की दिशा में। आपको क्या लगता है ट्रेन अगर उल्टी दिशा में जा रही होती तो मैं इतनी देर में इतना सब कुछ देख सकती थी? कलेक्टर ने उसी धीमे स्वर में कहा। आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकती हैं मैम, मैं आपका बयान दर्ज करवा दूंगा। शायद मुझे आपके नाम और पते की ज़रूरत पड़े। अगर ज़रूरत पड़ी तो। मिसेस मैगिलिकडी ने उसे वहाँ का पता दे दिया जहाँ वो अगले कुछ दिनों तक रहने वाली थी, और साथ ही अपने स्कॉटलैंड के घर का पता भी। कलेक्टर ने दोनों पते नोट कर लिए, फिर एक ऐसे आदमी की तरह वहाँ से चला गया जिसने अपना काम पूरा कर लिया हो और एक परेशान करने वाले मुसाफिर से निपट चुका हो। मिसेस मैगिलिकडी अभी संतुष्ट नहीं हुई थी। उसे संदेह था कि क्या वो टिकट कलेक्टर उसका बयान दर्ज करवाएगा या वो यूं ही उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। हो सकता है ट्रेन में कई बड़ी उम्र की औरतें सफ़र करती रहती हों जिनको पक्के तौर पर ऐसा लगने लगता हो कि उन्होंने कम्युनिस्ट्स की चाल को बेनकाब कर दिया, या उनकी हत्या होने वाली है, या उन्होंने कोई उड़न तश्तरी देख ली है, या उन्होंने ऐसी हत्याओं के बारे में बताया हो जो कभी हुई ही ना हो। कहीं उस टिकट कलेक्टर को वो भी उन्हीं औरतों के जैसी तो नहीं लगी। ट्रेन की रफ्तार अब कम होने लगी थी। वो अब एक बड़े शहर की चमकती रोशनियों की ओर दौड़ रही थी। मिसेस मैगिलिकडी ने अपना हैंडबैग खोला। उसके अंदर उसे एक बिल की रसीद मिली। उसके पीछे उसने अपने बॉल पेन से एक नोट लिखा, उसे अलग से एक लिफाफे में रख लिया जो संयोग से उसके पास पड़ा हुआ था। लिफाफे को नीचे रखा और उसके ऊपर कुछ लिखने लगी। ट्रेन धीरे धीरे एक भीड़ भरे प्लेटफॉर्म पर रुकी। यहाँ भी वही आवाज़ गूंज रही थी। जो ट्रेन अभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई है वो 5:38 थी, जो मिलचेस्टर, वॉवर्टन, रॉचेस्टर और चैडमाउथ स्टेशनों के लिए जाने वाली है। बसिंग के बाजार को जाने वाले यात्री जो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर इंतज़ार कर रहे हैं वे उस ट्रेन में चढ़ जाएं जो कार्बरी के लिए नंबर 1 रास्ता है। मिसेस मैगिलिकडी उत्सुकता से प्लेटफॉर्म की तरफ देखने लगीं। इतने सारे यात्री और इतने कम कुली। वो दिखा। उसने उसे आदेश देते हुए बुलाया। कुली, जरा इसे अभी स्टेशन मास्टर के पास लेकर जाओ प्लीज। उसने उसके हाथ में एक लिफाफा और उसके साथ 1 शिलिंग पकड़ाते हुए कहा। फिर राहत की सांस लेते हुए वो अपनी सीट पर लेट गई। उसे जो करना चाहिए था वो उसने कर दिया था। उसके दिमाग में फिलहाल इस बात का अफसोस हो रहा था कि उसने बेकार में ही 1 शिलिंग दे दिया। 6 पेंस ही काफ़ी रहते। फिर उसके दिमाग में फिर से वही दृश्य कौंधने लगा जो उसने ट्रेन में देखा था। वो भयानक था, बहुत ही भयानक। वैसे तो वो मजबूत कलेजे वाली औरत थी, लेकिन फिर भी इस वक्त वो कांपने लगी। अगर उस कूपे का पर्दा उठा नहीं होता तो, यानी जाहिर है कि भगवान की यही मर्जी थी कि वो उस अपराध को होते हुए देखे और उसकी गवाह बने। उसके होंठ मजबूती से कस गए। तभी आवाज़ हुई, सीटी बजी और दरवाजे बंद होने लगे। 5:38 की ब्रैकहैम्पटन स्टेशन से धीरे धीरे चलने लगी। 1 घंटे और 5 मिनट के बाद वो ट्रेन मिलचेस्टर स्टेशन पर रुक गई। मिसेस मैगिलिकडी ने अपने पैकेट संभाले, सूटकेस उठाया और ट्रेन से उतर गई। उसने प्लेटफॉर्म पर ऊपर नीचे देखा। उसके दिमाग में फिर वही ख्याल आया। ज़्यादा कुली नहीं थे। लगता था जैसे सारे कुली वे चिट्ठियों के पैकेट और सामान समेटने में लगे थे। ऐसा लगता था कि आजकल मुसाफिरों से ये उम्मीद की जाती थी कि वो अपना सामान खुद ही उठाएं, लेकिन वो अपना सूटकेस, छाता और इतना सारा सामान भला कैसे उठा सकती थी। उसे इंतज़ार करना पड़ा और आखिरकार काफ़ी देर बाद उसे एक कुली मिल ही गया। टैक्सी मैडम, मेरे ख्याल से कोई ना कोई मुझे लेने आया होगा। मिलचेस्टर स्टेशन के बाहर एक टैक्सी ड्राइवर खड़ा था जो आगे आ गया। उसने बड़ी विनम्रता से स्थानीय भाषा में कहा, क्या आप मिसेस मैगिलिकडी हैं सेंट मैरी मीड के लिए? उसने हामी भर दी। कुली को अच्छी बख्शीश दी गई, अधिक नहीं तो पर्याप्त तो थी ही। वो कार मिसेस मैगिलिकडी और उसके सामानों के साथ चल पड़ी। आगे की तरफ झुककर बैठने के कारण उसे आराम करने का मौका नहीं मिला। आखिरकार गाड़ी गांव के जाने पहचाने रास्तों से गुजरती हुई उसके मुकाम तक पहुंच गई।
जब एक बूढ़ी कामवाली ने दरवाज़ा खोला तो ड्राइवर ने सामान अंदर दे दिया। मिसेस मैगिलिकडी सीधी मेन हॉल में पहुंची, जहां उसकी मेज़बान उसका इंतज़ार कर रही थी, जो खुद भी बड़ी उम्र की एक औरत थी। उसे देखते ही मेज़बान औरत ने खुशी भरे स्वर में कहा, एल्स्पेथ, जेन। उन्होंने एक दूसरे को चूमा और बिना किसी भूमिका के बातचीत करने लगीं। ओ जेन, पता है, रास्ते में मैंने एक खून होते हुए देखा। अध्याय 2। मिस जेन मार्पल ने अपनी भौहें उठाईं और गर्दन हिलाते हुए बोली, ये तो बहुत ही दुखद है एल्स्पेथ, और बहुत अजीब भी। बेहतर यही होगा कि तुम मुझे सारी बात विस्तार से बताओ। मिसेस मैगिलिकडी यही तो चाहती थी। उसने अपनी परिचारिका को आग के और करीब ले जाने के लिए कहा। वहां आराम से बैठ गई, अपने दस्ताने उतारे और विस्तार से सारी बात सुनाने लगी। मिस मार्पल ने पूरे ध्यान से बात सुनी। जब वो सांस लेने के लिए रुकी तो मिस मार्पल ने अपने चिरपरिचित अंदाज में कहना शुरू किया, सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है मेरी दोस्त कि तुम अपनी टोपी उतार कर ऊपर जाओ और अपना मुंह धो लो, फिर हम सब रात का खाना खाएंगे। इस बीच हम इस बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगे। खाने के बाद हम इस मामले के बारे में विस्तार से बात करेंगे और इसके हर पहलू के बारे में सोचेंगे। मिसेस मैगिलिकडी को ये सुझाव पसंद आया। दोनों औरतों ने सेंट मैरीमीड गांव में रहने के दौरान हुए जीवन के अनुभवों के बारे में बातें करते हुए खाना खाया। मिस मार्पल ने केमिस्ट की पत्नी से जुड़े स्कैंडल की चर्चा की, स्कूल की शिक्षिका और गांव वालों के बीच के तनाव के बारे में बताया। इसके बाद उसने मिस मार्पल और मिसेस मैगिलिकडी के बागानों के बारे में चर्चा की। मिस मार्पल ने मेज से उठते हुए कहा, पाओनी के पौधे सबसे गैर जिम्मेदार होते हैं, या तो वे उगते हैं या नहीं उगते, लेकिन अगर एक बार वो जम जाते हैं तो फिर पूरी जिंदगी आपके साथ रहते हैं। इसलिए आजकल उनकी काफ़ी बेहतरीन किस्में आई हुई हैं। दोनों एक बार फिर से आग के सामने आकर बैठ गईं और मिस मार्पल अलमारी के एक कोने से वॉटरफोर्ड के ग्लास ले आई। आज रात तुम्हारे लिए कॉफ़ी नहीं है एल्स्पेथ, उसने कहा। तुम पहले से ही काफ़ी जोश में हो और शायद सो ना पाओ, इसलिए पहले तुम्हारे लिए एक ग्लास वाइन और फिर उसके बाद हो सके तो कैमोमाइल चाय। इतना कहकर उसने एक ग्लास में वाइन ढाली। मिसेस मैगिलिकडी ने ग्लास से एक घूंट लेते हुए कहा, जेन, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैंने ये कोई सपना देखा था या सिर्फ ये मेरी कल्पना थी? बिल्कुल नहीं, मिस मार्पल ने गर्मजोशी से कहा। मैगिलिकडी ने राहत की सांस ली। वैसे तो वो टिकट कलेक्टर काफ़ी विनम्र था, लेकिन उसे ऐसा ही लग रहा था। देखो एल्स्पेथ, मेरे ख्याल से एक हालात में ऐसा लगना स्वाभाविक है। ये एक ऐसी कहानी लगती है जिसके ना होने की संभावना ज्यादा है, और फिर तुम उसके लिए एक अजनबी थी। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि जो तुमने देखा या बताया वो गलत है। ये बहुत अस्वाभाविक सी बात है, लेकिन असंभव नहीं है। और ये तो होता ही है कि जब कोई ट्रेन हमारी ट्रेन के पैरेलल जा रही हो तो हम ये देखने के लिए कि उसमें क्या हो रहा है, उसके 2-4 डिब्बों में झांक कर ज़रूर देख लेते हैं। मुझे याद है एक बार मैंने देखा था कि एक छोटी लड़की टेडी बियर के साथ खेल रही थी। अचानक उसने उसे जानबूझकर एक मोटे आदमी की तरफ फेंक दिया जो एक कोने में सो रहा था, और वो आदमी बेचारा हड़बड़ाकर उठ बैठा। दूसरे मुसाफिर हैरानी से उसे देखने लगे। मैंने ये सब कुछ एकदम साफ साफ देखा था। उसके बाद कोई भी औरत ये ठीक ठीक बता सकती थी कि वे कैसे लग रहे थे या क्या कर रहे थे। अच्छा ये बताओ कि क्या उस आदमी की पीठ तुम्हारी तरफ थी, इसलिए तुमने उसका चेहरा नहीं देखा? नहीं। और वो औरत, उसके बारे में तुम क्या बता सकती हो? वो जवान थी या बूढ़ी? जवान थी, 30 से 35 के बीच की होगी। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। क्या वो सुंदर थी? मैं ये भी निश्चित तौर पर नहीं कह सकती। उसका चेहरा पूरी तरह से विकृत हो चुका था। मिस मार्पल ने तुरंत कहा, हाँ, मैं समझ सकती हूँ। उसने कपड़े किस तरह के पहने थे? उसने एक रोएदार कोट पहन रखा था, कुछ पीले जैसे रंग का रोएदार। उसके सिर पर हैट नहीं था, उसके बाल सुनहरे थे। और उस आदमी में कोई ऐसी खास बात जो तुम याद कर सको? मिसेस मैगिलिकडी ने जवाब देने से पहले कुछ देर सोचा, फिर बोली,
वो लंबा था और गहरे रंग का, मेरे ख्याल से। उसने एक भारी सा कोट पहन रखा था, इसलिए मैं उसकी कद काठी के बारे में कुछ खास नहीं कह सकती। मिस मार्पल ने कुछ रुकते हुए कहा, तुम बिल्कुल पक्के तौर पर यह कह सकती हो कि वो औरत मर चुकी थी? हाँ, इस बारे में मैं पक्के तौर पर कह सकती हूँ। वो वाकई मर चुकी थी। उसकी जीभ बाहर निकल आई थी। बल्कि मुझे तो इस बारे में बात करते हुए भी घबराहट हो रही है। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, मिस मार्पल ने जल्दी से कहा। मेरे ख्याल से हम इसके बारे में और बात सुबह करेंगे। सुबह में? लेकिन क्यों? मेरे ख्याल से सुबह के अखबारों में इस बारे में खबर जरूर छपेगी। जब उस आदमी ने उसके ऊपर हमला कर दिया और उसे मार दिया तो उसने लाश का क्या किया होगा? शायद वो पहले ही स्टेशन पर ट्रेन से उतर गया होगा। अच्छा ये बताओ, क्या तुमको ये याद है कि क्या वो गलियारे वाला कूपा था? नहीं, वो नहीं था। इससे ये समझ में आता है कि वो ट्रेन ज्यादा दूर नहीं जा रही थी। वो जरूर ब्रैकहैम्पटन में रुकती होगी। मान लो वो ब्रैकहैम्पटन में ट्रेन से उतर गया। शायद उसकी लाश को कोने वाली सीट पर टिकाकर, उसके रोएदार कोट के कॉलर से उसका सिर छिपाकर, जिससे उसके बारे में लोगों को पता चलने में कुछ देरी हो जाए। मेरे ख्याल से उसने ऐसा ही किया होगा। लेकिन जाहिर है ज्यादा वक्त नहीं बीता होगा जब उसके बारे में लोगों को पता चल गया होगा। और मुझे लगता है कि ट्रेन में एक औरत की लाश मिलने की खबर कल सुबह के अखबार में जरूर होनी चाहिए। चलो देखते हैं। लेकिन सुबह के अखबार में ऐसा कुछ नहीं था। जब उन दोनों को पूरी तरह यकीन हो गया कि इस बात की कोई खबर नहीं छपी है, तो दोनों चुपचाप नाश्ता करने लगीं। नाश्ते के बाद उन्होंने बगीचे का एक चक्कर लगाया। आमतौर पर उन्हें इसमें बहुत मज़ा आता था, लेकिन आज कुछ अलग बात थी। मिस मार्पल ने कुछ नए और दुर्लभ किस्म के पौधों पर ध्यान दिया, लेकिन असल में उसका ध्यान कहीं और ही था। उसने खोए खोए स्वर में कहा, ये बगीचा वैसा नहीं लग रहा जैसा लगना चाहिए। डॉक्टर हैडॉक ने मुझे झुकने और घुटनों के बल बैठने के लिए पूरी तरह से मना कर दिया है। इसके बाद कुछ देर चुप्पी रही और फिर दोनों औरतों ने एक दूसरे की ओर देखा, आंखों ही आंखों में, जैसे वे एक दूसरे के मन की बात समझ गईं। मिस मार्पल ने कहा, मुझे लगता है हमें पुलिस स्टेशन जाकर सार्जेंट से बात करनी चाहिए। वो समझदार है और धीरज से बात सुनना जानता है, और मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानती भी हूँ। वो भी मुझे जानता है और मुझे लगता है कि वो हमारी बात ध्यान से सुनेगा और हमारी बात को सही जगह पर पहुंचा भी देगा। करीब 45 मिनट के बाद वे दोनों एक महत्वपूर्ण आदमी से बात कर रही थीं, जिसकी उम्र 30 से 40 के बीच की थी और जो बड़े ध्यान से उनकी बातों को सुन रहा था। उसका नाम था फ्रैंक कॉर्निश। जब दोनों औरतों की बात खत्म हो गई तो फ्रैंक एक पल के लिए चुप हो गया। फिर बोला, ये तो एक असाधारण कहानी है। वो मिस मार्पल के बारे में अच्छी तरह जानता था। सेंट मैरी गांव में हर कोई मिस मार्पल को जानता था। गोल मटोल, थोड़ी शंका में दिखने वाली, लेकिन अंदर से बहुत ही तेज तर्रार। उसने गला साफ करके बोलना शुरू किया, जाहिर है कि हो सकता है आपको कुछ धोखा हुआ हो। मैं ये नहीं कह रहा कि ये 100% धोखा ही था, लेकिन ऐसा हो तो सकता है। मैं जानती हूँ कि वो धोखा नहीं था। मैंने ये सब कुछ वाकई देखा है। मिसेस मैगिलिकडी ने कुछ सख्ती के साथ कहा, मैं भी आपसे यही कह रहा हूँ कि हो सकता है आप सही हों। आपने इस बात को रेलवे के अधिकारियों को बता दिया था और अब आप मुझे बताने आई हैं। आपने बिल्कुल सही काम किया है और आपको मेरे ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि हम इस बात की अच्छी तरह जांच करेंगे। इतना कहकर वो झुका। मिस मार्पल ने अपना सिर हल्के से हिलाया। मिसेस मैगिलिकडी कुछ खास संतुष्ट नहीं लग रही थी, लेकिन बोली कुछ नहीं। सार्जेंट कॉर्निश ने मिस मार्पल से पूछा, इन सारी बातों के आधार पर आपको क्या लगता है मिस मार्पल कि लाश का क्या हुआ होगा? देखिए, मुझे तो सिर्फ 2 ही संभावनाएं लगती हैं, मिस मार्पल ने बिना किसी झिझक के कहा। सबसे बड़ी तो यही संभावना लगती है कि वो लाश ट्रेन में ही छोड़ गया हो, लेकिन अब लगता है कि ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो वो रात में किसी वक्त किसी न किसी को मिल गई होती, चाहे किसी मुसाफिर को या फिर रेलवे कर्मचारियों को। हत्यारे के लिए एक और रास्ता ये बचा होगा कि उसने लाश को ट्रेन से बाहर फेंक दिया हो
हो सकता है वो अब भी कहीं रेलवे लाइन पर पड़ी हो और किसी की उसके ऊपर अभी तक नजर ना पड़ी हो। इस बात की संभावना अभी खत्म नहीं हुई है। मिसेस मैगिलिकडी ने कहा, हम ये पढ़ते हैं कि बड़े बक्से में लाश रखकर ले जाई गई, लेकिन आजकल ट्रंक के साथ कोई सफ़र नहीं करता। आजकल लोग सूटकेस लेकर चलते हैं और सूटकेस में लाश को नहीं रखा जा सकता। जी हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, कॉर्निश ने कहा। अगर कहीं कोई लाश है तो या तो अब तक वो मिल गई होगी या जल्दी ही मिल जाएगी। अगर कुछ भी हुआ तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा, या फिर आप लोग उसके बारे में अखबार में पढ़ लेंगे। ये भी हो सकता है कि इतने बुरे हमले के बावजूद वो औरत असल में मरी ना हो और अपने पैरों पर चलकर ट्रेन से उतरकर चली गई हो। मुझे नहीं लगता कि वो बिना किसी की मदद के निकल पाई होगी, मिस मार्पल ने कहा। और अगर ऐसा हुआ होगा तो किसी न किसी ने देखा ज़रूर होगा। कोई आदमी किसी औरत को सहारा देकर ले जा रहा हो, ये कहकर कि वो बीमार है। हाँ, ऐसी बात पर लोगों का ध्यान गया होगा, कॉर्निश ने कहा। या फिर अगर कोई औरत कूपे में बेहोश या बीमार मिली हो तो उसके बारे में भी ज़रूर कहीं ना कहीं दर्ज किया गया होगा। आप निश्चिंत रहें, अगर ऐसा है तो मैं आप लोगों को जल्दी ही इस बारे में पूरी खबर दूंगा। 2 दिन यूं ही गुजर गए। दूसरे दिन की शाम मिस मार्पल को सार्जेंट कॉर्निश का एक नोट मिला। उसमें लिखा था, आप लोगों ने जिस बारे में मुझे बताया था उसके बारे में मैंने पूरी जांच की है और उसका कोई नतीजा नहीं निकला। किसी औरत की लाश नहीं मिली। किसी अस्पताल में ऐसी किसी औरत का इलाज नहीं हुआ। ना ही किसी ने किसी औरत को किसी मर्द का सहारा लेकर जाते हुए देखा। इस संबंध में पूरी जांच हो गई है। मुझे लगता है कि आपकी दोस्त ने जो देखा था वो मामला उतना गंभीर नहीं था जैसा कि उन्हें लग रहा था। अध्याय 3। मिसेस मैगिलिकडी गुस्से में बोल रही थी। कोई मेरी बात को गंभीरता से ले क्यों नहीं रहा है? मैं बार बार कह रही हूं कि ये एक हत्या थी और मैंने उसे साफ साफ देखा है। अब तुम भी यही कह दो जेन कि ये सब गलत था, मुझे कोई गलत फहमी हुई है और ये सब मेरी कल्पना थी। मिस मार्पल ने बड़े ही सहज भाव से कहा, गलती किसी से भी हो सकती है एल्सबेथ, तुमसे भी। लेकिन मुझे लगता है कि शायद तुमसे गलती नहीं हुई थी। तुम पढ़ने के लिए चश्मा लगाती हो, लेकिन तुम्हारी दूर की नज़र बहुत तेज़ है और तुम जो भी देखती हो उसे बहुत अच्छी तरह से देख लेती हो। जब तुम यहाँ आई थीं तो काफ़ी सदमे में दिखाई दे रही थीं, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि तुम इस बारे में और कुछ कर सकती हो। तुमने जो देखा उसके बारे में बता दिया, रेलवे वालों को भी और पुलिस वालों को भी। अब इससे ज़्यादा तुम और क्या कर सकती हो? एक तरह से ये राहत की बात है, मिसेस मैगिलिकडी ने कहा, क्योंकि मैं क्रिसमस के तुरंत बाद सीलोन जा रही हूँ रॉड्रिक के साथ रहने के लिए, और मैं ये नहीं चाहती कि इस सफ़र को टालना पड़े। मैं बहुत दिनों से इसका इंतज़ार कर रही थी। लेकिन अगर मुझे ये लगा होता कि कोई मेरी बात पर यकीन करके इस हत्या को सुलझाने के लिए कुछ कर रहा है तो मैं ज़रूर इस सफ़र को टाल देती। मुझे पता है कि तुम टाल देती एल्सबेथ, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा, तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। ये सब पुलिस का काम था और पुलिस सिर्फ बेवकूफ़ बने रहना चाहती है, मिसेस मैगिलिकडी ने कहा। मिस मार्पल ने असहमति में गर्दन हिलाई। नहीं, पुलिस बेवकूफ़ नहीं है। अपनी तरफ से उन्होंने कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। इससे ये पता चलता है कि वो आदमी बहुत चालाक था, बहुत ज़्यादा चालाक। मैं ये कल्पना नहीं कर पा रही हूँ कि उसने लाश को किस तरह ठिकाने लगाया होगा। मेरे ख्याल से ये पहले से सोची समझी योजना नहीं थी। उस आदमी ने गुस्से में ये काम किया है। कोई कातिल किसी को इस तरह के हालात में नहीं मारता, वो भी तब जब कुछ ही मिनटों में ट्रेन किसी बड़े स्टेशन पर पहुंचने वाली हो। ज़रूर कोई झगड़ा हुआ होगा, ईर्ष्या या कुछ इसी तरह का। अब मान लो कोई इस तरह के हालात में किसी का गला घोंट दे, तो उसके पास लाश को ठिकाने लगाने के लिए क्या ऑप्शन बचता है? वो सिर्फ इतना कर सकता है कि एक कोने में लाश को ऐसे बैठा दे जैसे कि वो सो रही हो, उसका मुंह छिपाकर, और फिर जितनी जल्दी हो सके ट्रेन से उतर जाए। मुझे इसके पीछे कोई और संभावना नजर नहीं आती, लेकिन कोई और संभावना हो भी सकती है जिसके बारे में मैं अभी सोच नहीं पा रही हूँ। इतना कहकर मिस मार्पल गहरी सोच में डूब गई।
मिसेस मैगिलिकडी ने 2 बार उसे पुकारा, तब जाकर उसने जवाब दिया, तुम बहरी तो नहीं हो गई हो जेन? शायद थोड़ी सी। मुझे लोगों की बातें उतनी साफ तरीके से सुनाई नहीं देती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुम्हारी बात सुनी नहीं। दरअसल मेरा ध्यान कहीं और था। मैंने कल लंदन जाने वाली ट्रेनों के बारे में पता किया है। क्या कल दोपहर का वक्त ठीक रहेगा? मैं मार्गरेट के पास जा रही हूँ और वो चाय के समय से पहले मेरे आने की उम्मीद नहीं करेगी। मेरे ख्याल से एल्स्पेथ, क्या तुम 12:15 बजे जा सकोगी? हम दिन का खाना जल्दी खा लेंगे, मिस मार्पल ने पूछा। और हाँ, अगर तुम चाय के समय से थोड़ा लेट हो गई तो मार्गरेट को बुरा तो नहीं लगेगा? मिसेस मैगिलिकडी अपनी दोस्त को थोड़ी उत्सुकता के साथ देखने लगी। तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है जेन? मैं सोच रही हूं कि मुझे तुम्हारे साथ लंदन चलना चाहिए और फिर वहां से हम दोनों को ब्रैकहैम्पटन तक ट्रेन से जाना चाहिए, जिस तरह तुम उस दिन गई थी। तुम वहां से लंदन लौट जाना और मैं यहां वापस आ जाऊंगी। किराया मैं दे दूंगी। आखिरी वाक्य पर जोर देते हुए मिस मार्पल ने कहा, तुमको क्या लग रहा है जेन? क्या एक और खून होने वाला है? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, मिस मार्पल ने कुछ चौंकते हुए कहा। मैं तो बस अपनी आंखों से तुम्हारे साथ जाकर वो जगह देखना चाहती हूँ जहां पर खून हुआ था। और इस तरह अगले दिन मिस मार्पल और मिसेस मैगिलिकडी पहले दर्जे के एक कूपे में एक दूसरे के आमने सामने बैठी थीं, पैडिंगटन से 4:50 पर लंदन जाने वाली ट्रेन में। पिछले शुक्रवार के मुकाबले पैडिंगटन में अधिक भीड़ थी। अब क्रिसमस में बस 2 ही दिन रह गए थे, लेकिन इस 4:50 वाली ट्रेन में थोड़ी शांति थी। इस बार उस ट्रेन के साथ कोई और ट्रेन नहीं दौड़ रही थी। बीच बीच में लंदन जाने वाली ट्रेन सामने से तेजी से गुजर जाती थी। 2 बार ऐसा हुआ कि दूसरी तरफ से आती ट्रेन तेजी से उनके सामने से गुजर गई। बीच बीच में मिसेस मैगिलिकडी कुछ शंका से अपनी घड़ी की तरफ देख लेती थी। एक के बाद एक स्टेशन गुजरते जा रहे थे। काफी देर बाद मिस मार्पल ने कहा, हम लोग बस 5 मिनट में ब्रैकहैम्पटन पहुंचने वाले हैं। तभी दरवाजे के पास एक टिकट कलेक्टर आया। मिस मार्पल ने उसकी तरफ सवालिया निगाहों से देखा। मिसेस मैगिलिकडी ने अपनी गर्दन हिलाई। ये वो टिकट कलेक्टर नहीं था जो उस दिन आया था। उसने दोनों के टिकट चेक किए और चला गया। मिसेस मैगिलिकडी ने कहा, मुझे लगता है कि हम ब्रैकहैम्पटन शायद पहुंच ही गए हैं। हाँ, हम उसके बाहरी हिस्से तक तो आ ही गए हैं, मिस मार्पल ने कहा। बाहर रोशनी चमक रही थी। बिल्डिंगें, बीच बीच में सड़क और ट्राम की झलक भी दिखाई दे जाती थी। ट्रेन की रफ्तार और कम हो गई थी। मिसेस मैगिलिकडी ने कहा, हम वहाँ 1 मिनट में पहुँच जाएंगे और मुझे नहीं लगता कि इस सफ़र का कोई फ़ायदा भी हुआ। बस पैसे और समय की बर्बादी हुई। अरे कोई बात नहीं, मिस मार्पल ने कहा। मैं अपनी आंखों से वो जगह देखना चाहती थी जहाँ ये सब हुआ था। ये ट्रेन कुछ मिनट देरी से चल रही है। क्या शुक्रवार को ये ट्रेन सही समय पर थी? पता नहीं, मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे ट्रेन स्टेशन पर रुक गई। लाउडस्पीकर पर उद्घोषणा होने लगी। दरवाजे खुल रहे थे, बंद हो रहे थे। लोग आ जा रहे थे और बाहर प्लेटफॉर्म पर खूब भीड़ भाड़ थी। बहुत आसानी से हत्यारा इस भीड़ में गायब हो सकता था या किसी और ट्रेन में बैठकर अपनी मंजिल की तरफ जा सकता था। ये किसी भी पुरुष यात्री के लिए बहुत आसान बात थी, लेकिन कोई लाश हवा में गायब हो जाए, ये नहीं हो सकता था। लाश कहीं तो होनी चाहिए, मिस मार्पल ने सोचा। मिसेस मैगिलिकडी उतर गई। उसने बाहर प्लेटफॉर्म पर खुली हुई खिड़की के पास जाकर बात शुरू की। अपना ध्यान रखना जेन, ठंड से बचकर रहना। ये साल का सबसे खतरनाक समय है और तुम्हारी उम्र भी अब उतनी कम नहीं रह गई है। हाँ, मैं जानती हूँ, मिस मार्पल ने कहा, और हमें इस बात को लेकर उतना परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। हम जो कर सकते थे हमने वो सब कुछ किया है। अब तुम ज़्यादा देर यहाँ ठंड में मत खड़ी रहो एल्स्पेथ, नहीं तो तुम्हें ठंड ज़रूर लग जाएगी। बाहर रेस्टोरेंट में जाकर 1 कप गर्म चाय या कॉफ़ी पी लो। तुम्हारी ट्रेन आने में अभी 12 मिनट हैं। हाँ, मैं ले लूँगी। अच्छा, बाय जेन, बाय एल्स्पेथ, और मैरी क्रिसमस। मुझे उम्मीद है कि तुम मार्गरेट से अच्छी तरह मिलोगी और सिलोन में जाकर खूब मज़े करना और परेशान मत होना। तुम जो भी कर सकती थी वो तुमने कर लिया है, और रॉड्रिक्स को मेरा खूब सारा प्यार देना। मिसेस मैगिलिकडी वापस जाने के लिए मुड़ गई। गाड़ी की सीटी बजी और ट्रेन चल दी। मिस मार्पल गोल मटोल शरीर वाली अपनी दोस्त को जाते हुए देखती रही। एल्स्पेथ अब साफ मन से सिलोन जा सकती थी।
उसने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया था। जब ट्रेन रफ्तार में आ गई तो वो पीछे टिककर नहीं बैठी, बल्कि आगे होकर तन कर बैठ गई और बड़ी गंभीरता से कुछ सोचने लगी। इस अजीबोगरीब घटना ने उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी भर दी थी और अब चाहे जैसे भी हो उसे इस समस्या को सुलझाना ही था। लेकिन तभी अपनी दोस्त की आवाज़ उसके कानों में गूंज गई, तुम्हारी उम्र अब उतनी कम भी नहीं रह गई है जेन। और ये बात याद आते ही उसका उत्साह थोड़ा ठंडा पड़ गया। उसने बिना ज़्यादा उत्साह के इस तरह से योजना बनानी शुरू की जैसे कोई किसी अभियान या काम शुरू करने से पहले बनाता है। मिस मार्पल ने अपने दिमाग में उस काम के पक्ष और विपक्ष के सारे पहलुओं को लिख लिया। पक्ष में इस तरह की बातें लिखी गई थीं। नंबर 1, इंसान के स्वभाव का लंबा अनुभव। नंबर 2, सर हेनरी क्लिथरिंग और उसका गोद लिया हुआ बेटा, जो अब शायद स्कॉटलैंड यार्ड में है और जिसने पैडॉक के मामले में बहुत अच्छी तरह से काम किया था। नंबर 3, मेरे भतीजे रेमंड का दूसरा लड़का डेविड, जो ब्रिटिश रेलवे के मामले में बहुत जानकार है। नंबर 4, ग्रिसेल्डा का बेटा लेनॉर्ड, जिसे नक्शों के बारे में खूब जानकारी है। मिस मार्पल ने इन सारे पहलुओं पर सोचा और फिर अपना फैसला ले लिया। ये सब लोग बेहद ज़रूरी थे केस के कमज़ोर पहलुओं को दूर करने के लिहाज से, खासकर इसलिए क्योंकि वो खुद शारीरिक रूप से कमज़ोर थीं और इसी कारण ये संभव नहीं था कि वो इधर उधर हर कहीं जाकर पूछताछ कर सकती थी। यही उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी, उसकी अपनी उम्र और शारीरिक कमज़ोरी। वैसे उसकी उम्र के लिहाज से उसका स्वास्थ्य ठीक था, लेकिन उम्र काफ़ी बढ़ चुकी थी और डॉक्टर हैडॉक ने जब उसे बागवानी करने से मना कर रखा था तो ऐसे में ये मुमकिन नहीं था कि वो उसको इस बात की इजाज़त दे देता कि वो जाए और एक खूनी का पीछा करे, जबकि वो खुद ऐसा ही करने की योजना बना रही थी। इस खून की जांच एक तरह से उसके ऊपर थोप दी गई थी। कह सकते हैं कि उसने खुद आगे बढ़कर इसे करने का फैसला किया था और वो इस बात को पक्के तौर पर तय नहीं कर पा रही थी कि वो इस काम को करना चाहती थी या नहीं। वो बूढ़ी हो चुकी थी, बूढ़ी और थकी हुई। इस समय एक थके हुए दिन के आखिर में किसी नए काम को शुरू करने के ख्याल में नहीं थी। इस समय वो इससे अधिक कुछ नहीं चाहती थी कि घर में आग के सामने शांति से बैठकर रात का खाना खाए और सो जाए। अगले दिन उठकर अपने बगीचे में थोड़ा बहुत काम करे, बिना झुके और बिना खुद को थकाए। मिस मार्पल ने एक ठंडी सांस ली और खिड़की से बाहर आकाश में तैरते बादलों को देखते हुए कहा, मैं अब इस तरह के खतरनाक काम के लिहाज से काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हूँ। तभी ट्रेन ने एक मोड़ लिया। कुछ हल्का सा उसके दिमाग में कौंधा। ठीक उसके बाद जब टिकट कलेक्टर ने उसका टिकट चेक कर लिया था और इस ख्याल से उसके दिमाग में एक और ख्याल आया, एक नया ख्याल, एकदम अलग तरह का। अब उसके चेहरे पर हल्की सी चमक आ गई। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उसे किसी तरह की थकान या कमज़ोरी नहीं हो रही थी। और फिर उसे एक और मूल्यवान सूझ आई। बिल्कुल, मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ, मेरा विश्वास पात्र फ्लोरेंस। घर पहुंचकर उसने अच्छी तरह अपनी योजना तैयार की, इस बार पूरे जोश के साथ। क्रिसमस के लिए उसने कुछ छूट भी दी, जो जाहिर तौर पर एक ध्यान बंटाने वाला समय था। उसने अपने पोते डेविड वेस्ट को पत्र लिखा। क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हुए उसने उसे तुरंत सूचना देने के लिए भी लिखा। सौभाग्य से पिछले सालों की तरह इस बार भी उसे क्रिसमस डिनर के लिए आमंत्रित किया गया था। वहां उसने लियोनार्ड को नक्शे के संबंध में जानकारी देने के लिए घर बुलाया। लियोनार्ड की हर तरह के नक्शों में रुचि थी। इस बात से उसे किसी तरह का संदेह नहीं हुआ कि वो क्यों एक खास इलाके के नक्शे के बारे में उससे इस कदर खोद खोद कर पूछताछ कर रही थी। उसने बड़े ध्यान से नक्शे के बारे में बताया और उसे ये भी लिख कर दिया कि इस काम के लिए सबसे अच्छा क्या रहेगा। असल में उसने काफ़ी बेहतरीन सुझाव दिए। उसको अपने संग्रह में वैसा एक नक्शा मिल भी गया और उसने वो नक्शा भी मिस मार्पल को दे दिया। मिस मार्पल ने उससे ये वादा किया कि वो इस नक्शे को बहुत संभाल कर रखेगी और काम हो जाने के बाद उसे वापस लौटा देगी। जब लियोनार्ड की माँ ग्रिसेल्डा को ये बात पता चली तो उसने हैरानी से पूछा, नक्शा? उस बुढ़िया को नक्शे किस लिए चाहिए? पता नहीं, लियोनार्ड ने कहा, मुझे उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं बताया। मुझे तो ये सुनकर बड़ी हैरानी हो रही है, ग्रिसेल्डा ने कहा।
मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। उसकी उम्र में आकर तो लोग इस तरह के कामों को छोड़ दिया करते हैं। किस तरह के काम? लियोनार्ड ने हैरानी से पूछा, और उसकी माँ ने बड़े ही विस्तार से उसे बताना शुरू कर दिया। पूरी बात सुनने के बाद लियोनार्ड ने कहा, ओह, यानी हर काम में नाक घुसाना। लेकिन नक्शा ही क्यों? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ मिस मार्पल को अपने पोते डेविड वेस्ट का खत मिला। उसने बड़े प्यार से लिखा था, प्यारी दादी जेन, अब क्या हो गया? आपने जो सूचनाएं मांगी थीं मैंने जुटा ली हैं। केवल 2 ट्रेन्स उस दौरान गुजरती हैं, एक 4:33 की और एक 5 बजे की। पहले वाली ट्रेन कम रफ्तार से चलती है, जो हेलिंग ब्रॉडवे, बरवेल, ब्रैकहैम्पटन और फिर मार्केट बेसिंग में रुकती है। 5 बजे वाली वेल्श एक्सप्रेस है, जो कार्डिफ, न्यूपोर्ट और स्वैंसी जाती है। पहले वाली ट्रेन ने करीब 4:50 पर उस ट्रेन को पार किया होगा, क्योंकि वो ब्रैकहैम्पटन में कुछ मिनट पहले पहुंचती है। क्या इसके पीछे कोई स्कैंडल है? क्या आप 4:50 वाली ट्रेन से खरीदारी करके लौट रही थीं और आपने देखा कि मेयर की पत्नी सफाई इंस्पेक्टर को किस कर रही है? लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है कि कौन सी ट्रेन थी? पुलोवर के लिए शुक्रिया। आपका बगीचा कैसा है? मैं समझ सकता हूँ कि आप साल के इस समय में उतनी सक्रिय नहीं होंगी। हमेशा आपका प्यारा डेविड। पत्र पढ़कर मिस मार्पल थोड़ा सा मुस्कुराई। फिर उसने उस सूचना के बारे में सोचा जो उसे दी गई थी। मिसेस मैगिलीकडी ने साफ तौर पर कहा था कि उस कूपे में गलियारा नहीं था, इसलिए वो स्वैंसी एक्सप्रेस नहीं हो सकती थी। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ 4:33 वाली ट्रेन ही हो सकती थी। अब मिस मार्पल कुछ और यात्राओं को रोक नहीं सकती थी। उसने उबासी ली, लेकिन अपनी योजना भी तैयार कर ली। इस बार वो लंदन पहले की तरह ही 12:15 वाली ट्रेन से गई, लेकिन इस बार वो 4:50 से नहीं आई, बल्कि ब्रैकहैम्पटन तक उसने 4:33 वाली ट्रेन से सफ़र किया। यात्रा आम रही, लेकिन उसने कुछ चीज़ों को नोट किया। ट्रेन में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि वो शाम की भीड़ भाड़ वाले समय से ठीक पहले की ट्रेन थी। पहले दर्जे के कूपों में से सिर्फ एक ही भरा हुआ था। एक बहुत बूढ़ा आदमी उसमें बैठा न्यू स्टेट्समैन अखबार पढ़ रहा था। मिस मार्पल ने एक खाली कूपे में सफ़र किया और 2 स्टेशनों हेलिंग ब्रॉडवे और बरवेल हीथ पर उसने खिड़की से बाहर सिर निकालकर ट्रेन में आने जाने वाले यात्रियों पर नज़र डाली। हेलिंग ब्रॉडवे पर 3रे दर्जे में कुछ यात्री चढ़ गए। बरवेल हीथ पर 3रे दर्जे के कुछ यात्री उतरे। सिवाय उस बूढ़े आदमी के पहले दर्जे में न तो कोई चढ़ा और न ही उतरा। जब ट्रेन ब्रैकहैम्पटन के पास पहुंची और उसके लिए मुड़ने लगी, तो मिस मार्पल अपने पैरों पर खड़ी होकर उस खिड़की के पास जा खड़ी हुई जिसके ऊपर उसने पर्दा गिरा रखा था। वो ये देखना चाहती थी कि जब ट्रेन वहां मुड़ती है और उसकी रफ्तार में कमी आती है, तो क्या खिड़की के पास किसी का संतुलन बिगड़ सकता है, जिसके कारण क्या वो पर्दा उठ सकता है। उसने देखा कि बाहर पूरी तरह रात का अंधेरा छाया था। वो उस दिन के मुकाबले हल्की थी जिस रात मिसेस मैगिलीकडी ने सफ़र किया था। केवल अंधेरा था, इसलिए कुछ दिखा नहीं। देखने के लिए उसे दिन में सफ़र करने की ज़रूरत थी। अगले दिन वो सुबह की ट्रेन से गई। तकिए के 4 खोल खरीदे ताकि अपनी जांच को घर के ज़रूरी सामानों की खरीद से जोड़ सके, और जिस ट्रेन से लौटी वो पैडिंगटन से 12:15 पर छूटती थी। इस बार भी वो पहले दर्जे के कूपे में अकेली थी। उसने सोचा कि भीड़ भाड़ के समय में व्यापारियों को छोड़कर पहले दर्जे में शायद कोई भी सफ़र नहीं करता, क्योंकि वे ये सब खर्चे दिखाकर टैक्स बचा सकते थे। ट्रेन के ब्रैकहैम्पटन पहुंचने में जब 15 मिनट बाकी थे, तो मिस मार्पल ने अपना नक्शा निकाला और वहां के गांवों के बारे में अध्ययन करने लगी। उसने नक्शे को काफ़ी ध्यान से पढ़ा और बीच से गुजरने वाले स्टेशनों के नाम सावधानी से लिख लिए। जल्दी ही उसे वो जगह समझ में आ गई जहां से ट्रेन मुड़ती थी। वो सच में काफ़ी जाना पहचाना मोड़ था। मिस मार्पल ने खिड़की से नाक लगाकर नीचे की धरती के बारे में अध्ययन करना शुरू किया। जब तक ट्रेन ब्रैकहैम्पटन पहुंची, तब तक वो बाहर और नक्शे को देखकर मिलान करती रही। उस रात उसने ब्रैकहैम्पटन की मिस फ्लोरेंस हिल के नाम चिट्ठी लिखी, जो 4 मेडिसन रोड पर रहती थी। अगले दिन लाइब्रेरी में जाकर उसने ब्रैकहैम्पटन की डायरेक्टरी, वहाँ के गैजेट और गांव के इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठी की। जो धुंधला सा ख्याल उसके दिमाग में उस दिन आया था, उससे अलग उसे अभी तक कुछ पता नहीं चला था। जो उसने सोचा था वो संभव था और वो उससे आगे नहीं जाना चाहती थी।
लेकिन इसके बाद का जो कदम था उसके लिए काम करने की ज़रूरत थी, काफ़ी काम करने की। ऐसा काम जिसके लिहाज से उसका शरीर तैयार नहीं था। उसकी बात चाहे सही साबित होती या गलत, लेकिन इससे पहले उसे कुछ और स्रोतों से मदद लेने की ज़रूरत थी। सवाल ये था कि कौन? मिस मार्पल ने कई नामों के बारे में सोचा, लेकिन फिर गर्दन हिलाकर खुद ही उन्हें खारिज कर दिया। जिन होशियार लोगों की होशियारी के ऊपर वो भरोसा कर सकती थी, वो सभी बहुत व्यस्त थे। उन सभी के हाथों में महत्वपूर्ण काम थे और उनके लिए खाली वक्त निकाल पाना काफ़ी मुश्किल था। जिन लोगों के पास समय था, उनके बारे में मिस मार्पल का विचार था कि वो किसी काम के नहीं थे। वो उलझन को सुलझाने की उधेड़बुन में लगी रही, सोचती रही। तभी अचानक उसके दिमाग में एक नाम आया। उसने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूं। लूसी आइल्सबरो को भला मैं कैसे भूल सकती हूं। अध्याय 4। लूसी आइल्सबरो का नाम जाना माना हो गया था। उसकी उम्र 32 साल थी। उसने ऑक्सफोर्ड से गणित में प्रथम श्रेणी से पास किया था। उसके बारे में कहा जाता था कि उसका दिमाग बहुत तेज़ है और उसके बारे में ये उम्मीद की जा रही थी कि वो एकेडमिक जगत में अपना कैरियर बनाएगी। वो पढ़ाई में तेज़ होने के अलावा सामान्य बुद्धि में भी काफ़ी तेज़ मानी जाती थी। वो इस बात को समझ गई थी कि सिर्फ पढ़ाई में बेहतर होने से कोई खास फ़ायदा नहीं होता। उसकी पढ़ाई में ज़्यादा रुचि नहीं थी और उसे ऐसे लोगों के साथ रहना अच्छा लगता था जो उससे कम प्रतिभा वाले थे। संक्षेप में कहें तो उसकी दिलचस्पी हर तरह के लोगों में थी और वो हर वक्त एक ही तरह के लोगों के साथ ही नहीं रहना चाहती थी। साफ साफ कहें तो उसको पैसा भी बहुत अच्छा लगता था। पैसा कमाने के लिए आदमी की कमज़ोरियों का लाभ उठाना वो अच्छी तरह जानती थी। एक बार घर में काम करने वाले हुनरमंद लोगों की बड़े पैमाने पर कमी हो गई। उसके दोस्तों और पढ़े लिखे तबके के लोगों को तब बहुत हैरानी हुई जब लूसी आइल्सबरो ने लोगों के घरों में काम करने का काम शुरू कर दिया। उसे तत्काल सफलता मिली और पक्के तौर पर बड़ी सफलता मिली। अब कई सालों के बाद उसका नाम पूरे ब्रिटेन में मशहूर था। पत्नियां अपने पतियों से कहा करती थीं कि मैं तुम्हारे साथ अमेरिका जा सकती हूँ क्योंकि मेरे पास लूसी आइल्सबरो है। लूसी आइल्सबरो की खासियत ये थी कि वो जिस भी घर में घुसती थी वहाँ से चिंता और फिक्र पूरी तरह गायब हो जाती थी। वो हर काम करती थी, सबका ध्यान रखती थी, सारे सामानों का ध्यान रखती थी, अपने काम में पूरी तरह ईमानदार और चुस्त थी। वो अविश्वसनीय ढंग से हर तरह के काम में होशियार थी। बुजुर्गों की देखभाल करती थी, बच्चों की भी देखभाल करती थी, बीमारों की सेवा करती थी, खाना बहुत बढ़िया बनाती थी, पुराने नौकरों के साथ अच्छी तरह से निभाती थी और जिन लोगों के साथ निभाना मुश्किल होता था उनके साथ भी अच्छी तरह से निभा लेती थी। शराबियों को राहत पहुंचाती थी, कुत्तों के साथ तो बहुत ही अच्छा रिश्ता बना लेती थी। सबसे बढ़कर बात यह थी कि वो जो भी करती थी उसका कभी भी बुरा नहीं मानती थी। वो रसोई के फर्श को भी साफ करती थी, बगीचे में खुदाई भी करती थी, कुत्तों की गंदगी तक साफ कर देती थी और कोयला धोने का काम भी कर सकती थी। उसका एक नियम था कि वो किसी भी काम को बहुत लंबे समय तक करना स्वीकार नहीं करती थी। 15 दिन उसका सामान्य कार्यकाल होता था, बहुत ज़रूरी हो तो 1 महीना। 15 दिनों के समय के लिए आपको जो पैसा देना पड़ता था उसके बदले में आपको स्वर्ग जैसा सुख मिलता था। आप पूरी तरह से आराम कर सकते थे, विदेश जा सकते थे, घर में खाली बैठ सकते थे, जो मन में आए कर सकते थे। अगर आपका घर लूसी जैसे समर्थ हाथों में होता तो ये पक्का होता था कि सब कुछ ठीक ठाक ही रहेगा। इसी वजह से स्वाभाविक तौर पर उसकी सेवाओं की ज़बरदस्त मांग थी। अगर वो चाहती तो आने वाले 3 सालों तक के लिए बुकिंग कर सकती थी। स्थायी तौर पर काम करने के लिए उसको बड़ी बड़ी रकमों की पेशकश की जाती थी, लेकिन स्थायी रूप से काम करने में लूसी यकीन नहीं रखती थी। ना ही वो 6 महीने से अधिक की बुकिंग करती थी। इस दौरान वो अपने लिए भी कुछ समय निकाल लेती थी, जो उसकी सेवा लेने वालों को पता नहीं होता था, क्योंकि कुछ भी और खर्च नहीं करती थी और उसे बहुत अच्छी रकम दी जाती थी जिसे वो बचा कर रखती थी। कभी कभी किसी पद को ज़्यादा समय के लिए भी स्वीकार कर लेती थी, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि या तो उसे काम बहुत पसंद आ जाता था या उसे देने वाले लोग अच्छे लग जाते थे।
चूंकि उसे ये आज़ादी थी कि वो अपने लिए अपनी पसंद का काम चुन सके, तो वो अधिकतर निजी पसंद या नापसंद के आधार पर ही अपना काम चुनती थी। केवल पैसे की बदौलत ही आप लूसी आइल्सबरो की सेवाओं को हासिल नहीं कर सकते थे। अपना काम वो खुद चुनती थी, काम देने वाले उसे नहीं चुन सकते थे। वो अपने जीवन को बहुत पसंद करती थी और उसे इसमें मज़ा भी आता था। लूसी आइल्सबरो ने मिस मार्पल की चिट्ठी को बार बार पढ़ा। मिस मार्पल से उसकी पहचान 2 साल पहले तब हुई थी जब उसने उपन्यासकार रेमंड वेस्ट के लिए काम किया था। उसने उसकी बूढ़ी बुआ की देखभाल की थी जब उसे न्यूमोनिया हो गया था। लूसी ने काम करना स्वीकार कर लिया और सेंट मैरी मीड तक गई। उसे मिस मार्पल बहुत पसंद आई। जहाँ तक मिस मार्पल का सवाल था, तो उसने अपने कमरे की खिड़की में से लूसी की एक झलक देखी थी और निश्चिंत होकर तकिए पर घूमकर सो गई थी। उसने वो स्वादिष्ट खाना खाया था जो लूसी आइल्सबरो लेकर आई थी, और उसको तब बहुत हैरानी हुई जब उसकी आया ने उसे बताया कि किस तरह लूसी ने उसे क्रोशिया का एक ऐसा डिज़ाइन सिखाया जिसके बारे में उसने कभी सुना भी नहीं था। इसके लिए वो बहुत आभारी थी, और जिस तेज़ी से उसने स्वास्थ्य लाभ किया उससे डॉक्टर भी हैरत में पड़ गए थे। मिस मार्पल ने चिट्ठी में ये पूछा था कि क्या लूसी उसके लिए एक खास काम कर सकती थी जो थोड़ा अलग तरह का था। संभव हो तो लूसी एक बार उससे मिल ले जिससे वे काम के बारे में पूरे विस्तार से बात कर सकें। 1 मिनट के लिए लूसी आइल्सबरो की त्योरियां चढ़ गईं। उसने इस बारे में सोचा। असल में उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं था, लेकिन असामान्य शब्द ने उसका ध्यान खींचा। उसे मिस मार्पल के व्यक्तित्व के बारे में अच्छी तरह याद था। उसने तुरंत उसे फ़ोन मिलाया और कहा कि वो उस दिन तो नहीं आ सकती, लेकिन अगले दिन दोपहर 2 से 4 के बीच उसके पास समय है। उस वक्त वो मिस मार्पल को लंदन में कहीं भी मिल सकती थी। उसने अपने क्लब में मिलने का सुझाव दिया, जहाँ कई छोटे छोटे कमरे थे और जहाँ कम लोग ही आते थे। मिस मार्पल को ये सुझाव पसंद आया और अगले दिन दोनों की मुलाकात हुई। अभिवादन के बाद लूसी आइल्सबरो अपनी मेहमान को सबसे अंधेरे कमरे में ले गई और बोली, इस समय तो मेरे पास बहुत काम है, लेकिन आप मुझे बताएं कि आप मुझसे क्या चाहती हैं। ये बहुत आसान है, थोड़ा अलग है लेकिन आसान है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए एक लाश ढूंढ दो। एक पल के लिए लूसी को लगा जैसे मिस मार्पल का दिमाग खराब है, इसलिए उसने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। मिस मार्पल पूरी तरह से होश में थीं। उन्होंने जो कहा था पूरे होशो हवास में कहा था। किस तरह की लाश है? लूसी ने बड़े ही आराम से पूछा। एक औरत की लाश है जिसकी ट्रेन में गला दबाकर हत्या कर दी गई थी, मिस मार्पल ने कहा। लूसी की भौहें थोड़ी तन गईं। ये तो वाकई बहुत अजीब काम है, इसके बारे में मुझे थोड़ा विस्तार से बताइए। मिस मार्पल ने पूरी बात उसे बताई। लूसी ने ध्यान से सुनी, बिना टोका टाकी किए, और आखिर में उसने कहा, ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी दोस्त ने क्या देखा या ये सोचा कि उसने वो देखा था। देखो लूसी, एल्स्पेथ मैगिलिकडी बिना वजह कल्पना नहीं करती, इसलिए मैं उसकी बातों पर पूरा यकीन कर रही हूँ। अगर डोरोथी कार्टराइट होती तो बात कुछ और होती। डोरोथी के पास हमेशा एक अच्छी कहानी होती है और अक्सर वो उसके ऊपर खुद भी विश्वास करती है, हालांकि उसकी बातों में सच्चाई का अंश बहुत कम होता है। लेकिन एल्स्पेथ उस किस्म की औरत है जो किसी भी असाधारण बात के ऊपर कम ही विश्वास करती है। जिस बात के ऊपर उसका विश्वास एक बार जम जाता है, उससे वो बड़ी मुश्किल से टलती है। लूसी ने कुछ सोचते हुए कहा, अच्छा चलिए मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन इसमें मैं कहाँ फिट होती हूँ? पिछली बार मैं तुम्हारे काम से बहुत प्रभावित हुई थी, मिस मार्पल ने कहा, और आजकल मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं रह गई है कि मैं इधर उधर भाग दौड़ कर सकूं। यानी आप ये चाहती हैं कि मैं इसके बारे में पूछताछ करूं, इस तरह का काम। लेकिन क्या पुलिस ने सब कुछ किया नहीं है, या आपको ये लगता है कि पुलिस ने ठीक से काम नहीं किया? अरे नहीं, ऐसा नहीं है, मिस मार्पल ने कहा। पुलिस ने अपना काम किया है, लेकिन उस औरत की लाश को लेकर मेरी अपनी एक सोच है। मुझे लगता है कि उसे कहीं ना कहीं होना चाहिए। अगर वो ट्रेन में नहीं थी तो ज़रूर उसे ट्रेन से फेंका गया है, लेकिन लाइन के आसपास वो कहीं मिली नहीं। मैंने उस रास्ते से यात्रा करके ये पता लगाने की कोशिश की कि कोई जगह ऐसी हो सकती है जहां उस लाश को फेंका जाए और वो किसी को ना मिल पाए, और ऐसी एक जगह मुझे मिली।
ब्रैकहैम्पटन जाने से पहले रेलवे लाइन एक बांध से बड़ा मोड़ लेती है। अगर लाश को वहां फेंका जाए जब ट्रेन एक कोण बनाते हुए मुड़ती है तो मुझे लगता है कि लाश सीधे बांध के नीचे गिरेगी। लेकिन जाहिर है कि वो अभी वहां भी नहीं मिली है, लूसी ने कहा। हाँ, नहीं मिली है, इसीलिए हमें उसे वहां से निकालना होगा। और वो जगह कहाँ है ये मैं तुम्हें बताऊंगी। ये देखो, नक्शे में ये है वो जगह। लूसी झुककर उस जगह को देखने लगी जहां मिस मार्पल ने इशारा किया था। मिस मार्पल ने कहना शुरू किया, ये ब्रैकहैम्पटन के एकदम बाहर है। पहले ये एक मैदान था, वो अब भी वहीं है। उसे रदरफोर्ड हॉल कहा जाता है। इसे क्राइकनथॉर्प नाम के एक आदमी ने बनवाया था जो बहुत अमीर था। उसने इसे 1884 में बनवाया था। क्राइकनथॉर्प का बेटा अभी भी वहाँ रहता है, मेरे ख्याल से अपनी बेटी के साथ। रेलवे ने उसकी आधी संपत्ति को घेर रखा है। और आप मुझसे क्या चाहती हैं कि मैं क्या करूं? मैं चाहती हूं कि तुम वहां पर काम करो। हर कोई रो रहा है कि घर का काम ढंग से करने वाले नहीं मिलते, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वहां काम पाने में कोई मुश्किल होगी। हाँ, मुझे वहां काम तो आराम से मिल जाएगा, लूसी ने कहा। मुझे पता चला है कि मिस्टर क्राइकनथॉर्प को वहां आसपास के लोग कंजूस कहते हैं। अगर तुम वहां कम तनख्वाह पर काम करना स्वीकार कर लो तो बाकी पैसे मैं तुमको दे दूंगी, जो कि तुम्हारे अभी के रेट से ज्यादा होगा। काम मुश्किल है इस वजह से? लूसी ने पूछा। मुश्किल उतना नहीं है जितना इसमें खतरा है। हो सकता है कि इसमें तुम्हारे लिए कुछ खतरा हो, इसलिए बेहतर यही है कि मैं पहले से ही तुम्हें उसके बारे में चेतावनी दे दूं। लूसी ने कुछ सोचते हुए कहा, खतरे? मुझे नहीं लगता खतरे की वजह से मुझे कोई फर्क पड़ने वाला है। मैंने भी ठीक यही सोचा था। तुम उस तरह की लड़की नहीं हो जो खतरों से डरकर घबरा जाए, मिस मार्पल ने कहा। मैंने अपनी जिंदगी में ज्यादा खतरा उठाया नहीं है, लेकिन आपको क्या ऐसा लगता है कि यह वाकई ज्यादा खतरनाक हो सकता है? देखो लूसी, किसी ने एक अपराध किया और वो उसे छुपाने में सफल भी रहा। किसी को पता नहीं चला, किसी को शक तक नहीं हुआ। 2 बूढ़ी औरतों ने ऐसी कहानी सुनाई जिसके ऊपर किसी को भरोसा नहीं हुआ। पुलिस ने छानबीन भी की और उसे भी कुछ भी पता नहीं चला, इसलिए सब कुछ ठीक ठाक रहा। इसलिए कोई ये नहीं चाहेगा कि अब इस मामले को उठाया जाए, खासकर तब जबकि तुम इतनी सफल रही हो। मुझे वहां जाकर करना क्या होगा? तुम उस घर में काम करोगी और खाली समय में उस बांध के आसपास चेक करोगी कि कहीं किसी कपड़े का टुकड़ा, कोई टूटी हुई झाड़ी, इस तरह की कोई भी चीज़ तुम्हारी नज़र में आती है। और फिर उसके बाद मैं भी आसपास ही रहूंगी। मेरी एक पुरानी नौकरानी और मेरी बहुत ही विश्वास पात्र फ्लोरेंस वहीं ब्रैकहैम्पटन में रहती है। वो काफ़ी सालों से अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल करती रही। अब वो दोनों मर चुके हैं, इसलिए वो वहाँ लोगों को रहने के लिए जगह देती है, सम्मानित किस्म के लोगों को। उसने मेरे लिए कमरे का इंतज़ाम कर दिया है। वो अच्छी तरह से मेरा ध्यान रखेगी और मुझे ऐसा लगेगा जैसे मैं अपने ही घर में हूँ। मेरा तुमको ये सुझाव है कि तुम उन लोगों को ये कहना कि तुम्हारी एक बूढ़ी बुआ पास में ही रहती है और तुम ऐसा काम चाहती हो ताकि तुम उनके पास रह सको, और ये भी चाहती हो कि तुम्हारे पास इतना समय रहे ताकि तुम कभी कभी जाकर उसके साथ समय बिता सको। लूसी ने एक बार फिर सिर हिलाया। मैं कल के बाद ताओमीना जा रही थी। छुट्टियां इंतज़ार कर सकती हैं, लेकिन मैं सिर्फ 3 हफ्ते तक का वादा कर सकती हूँ। उसके बाद मेरे पास समय नहीं है। 3 हफ्ते काफ़ी रहेंगे, मिस मार्पल ने कहा। अगर 3 हफ्ते में भी कुछ नहीं मिला तो मैं इस चीज़ को भूल जाऊंगी। मिस मार्पल वहाँ से चली गई और लूसी ने एक पल सोचने के बाद ब्रैकहैम्पटन के रजिस्ट्री ऑफिस में फ़ोन मिलाया, जिसकी महिला मैनेजर को वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी। उसने उससे कहा कि उसे अपनी बुआ के पड़ोस में रहने के लिए कोई काम चाहिए। कई जगहों के बाद रदरफोर्ड हॉल का जिक्र आया। लूसी ने तुरंत कहा, ये एकदम वैसा ही लगता है जैसा कि मुझे चाहिए। रजिस्ट्री ऑफिस ने मिस क्राइकनथॉर्प को फ़ोन किया और मिस क्राइकनथॉर्प ने लूसी को। 2 दिन बाद लूसी लंदन से रदरफोर्ड हॉल जाने के रास्ते पर थी। अपनी छोटी सी कार को चलाती हुई लूसी एक विशाल लोहे के गेट को पार करके अंदर पहुंची। अंदर एक छोटा सा घर था, लेकिन अब वो काफ़ी बुरी हालत में था। वजह चाहे युद्ध से हुआ नुकसान रहा हो या देखभाल की कमी, ये कहना मुश्किल था। एक लंबी घुमावदार सड़क फूलों की क्यारियों को पार करती हुई घर तक जा रही थी।
लूसी ने उस घर को हैरानी से देखा, जो अपने आप में एक छोटा मोटा विंडसर पैलेस लग रहा था। दरवाजे के सामने पत्थर की सीढ़ियां थीं, जो रखरखाव की कमी के कारण बदरंग हो चुकी थीं। उसने एक पुराने ढंग की जंग लगी कॉलबेल दबाई और उसकी आवाज़ अंदर कहीं गूंज गई। एक औरत ने अपने हाथ एप्रन से पोंछते हुए दरवाजे को खोला और संदेह से उसे देखने लगी। तुम वही हो ना? मुझे तुम्हारे बारे में उसने बता दिया था, उस औरत ने कहा। जी हाँ, मैं बिल्कुल वही हूँ, लूसी ने कहा। घर अंदर से काफ़ी ठंडा था। जिसने घर का दरवाज़ा खोला था वो उसे एक अंधेरे हॉल में ले गई और दाईं तरफ का एक दरवाज़ा खोल दिया। उसे देखकर लूसी को हैरानी हुई, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी बैठक थी, किताबों और गद्देदार कुर्सियों वाली। मैं अंदर उन लोगों को बता देती हूँ, उस औरत ने कहा, और अजीब सी नज़रों से लूसी को देखते हुए उसने पीछे से दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ मिनट के बाद दरवाज़ा फिर से खुला। एक अधेड़ उम्र की महिला अंदर आई, जिसके नैन नक्श कुछ खास नहीं थे। उसका नाम था एमा क्राइकेनथॉर्प। पहली ही नज़र में लूसी को वो पसंद आ गई। उसने ट्वीड और पुलोवर पहन रखा था, गहरे बालों को माथे से पीछे की तरफ कर रखा था। उसकी आंखें बादामी थीं और आवाज़ बहुत ही मीठी। मिस आइल्सबैरो, उसने कहा और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। फिर उसने कुछ संदेह से उसे देखा और बोली, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। क्या तुम यही काम करना चाह रही थीं? मुझे घर की देखभाल के लिए कोई नहीं चाहिए, मुझे तो काम करने वाली चाहिए। लूसी ने उसे कहा कि ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं। एमा ने माफ़ी मांगने के अंदाज में कहा, कई लोग ये सोचते हैं कि थोड़ी बहुत झाड़ सफाई से काम चल जाएगा, लेकिन उतना काम तो मैं खुद भी कर सकती हूँ। मैं समझ गई मिस, आप चाहती हैं कि कोई खाना पकाना, बर्तन धोना, साफ सफाई जैसे काम करे। यही तो मैं करती हूँ, मुझे काम करने से डर नहीं लगता, लूसी ने कहा। देखो, मैं तुम्हें बता दूं लूसी कि ये घर काफ़ी बड़ा है और थोड़ा अजीब भी है। हालांकि हम इसके एक हिस्से में ही रहते हैं, मेरे पिता और मैं, बस। वे थोड़े कमज़ोर हैं। हम लोग बहुत खामोशी से रहते हैं। मेरे कई भाई हैं, लेकिन वो कभी कभार ही आते हैं। 2 औरतें आती हैं, सुबह के समय मिसेस किडर और मिसेस हार्ट हफ्ते में 3 दिन आती हैं, पीतल के सामानों पर कलई चढ़ाने के लिए। क्या तुम्हारे पास अपनी कार है? जी हाँ है, लूसी ने कहा। वो बाहर खुले में रह सकती है। अरे नहीं नहीं, यहाँ कई पुराने अस्तबल हैं, उसे रखने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तुम्हारा नाम आइल्सबैरो थोड़ा अजीब सा है। मेरे कुछ दोस्त बता रहे थे कि कैनेडी के परिवार में भी एक लूसी आइल्सबैरो थी। जी हाँ, मैं उनके साथ नॉर्थ डेवन में थी जब मिसेस कैनेडी को बच्चा होने वाला था। हाँ, उन्होंने यही कहा था। वो कह रहे थे कि इतना अच्छा वक्त उनके लिए कभी नहीं रहा जब तुम वहाँ थीं। तुम हर चीज़ की बहुत ही बेहतरीन देखभाल करती थीं, लेकिन मुझे लगा था कि तुम बहुत ज़्यादा पैसे लेती होंगी। मैंने जितने पैसे देने के लिए कहे थे वो तो तुम्हारे लिए बहुत कम होंगे। जी बिल्कुल सही, लूसी ने कहा, लेकिन दरअसल मैं ब्रैकहैम्पटन के नज़दीक रहना चाहती थी। मेरी एक बूढ़ी बुआ हैं जिनकी हालत अच्छी नहीं है और मैं ये चाहती थी कि उनके आसपास ही रहूं। इसीलिए मैंने वेतन के ऊपर अधिक ध्यान नहीं दिया। बिना काम के रहना मेरे लिए संभव नहीं है, अगर ये पक्का हो कि मुझे हर दिन कुछ समय की छुट्टी मिल पाएगी। बिल्कुल, हर दोपहर से शाम 6 बजे तक, अगर तुम इस काम के लिए राज़ी हो तो। जी हाँ, मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं राजी हूँ। कुछ झिझकते हुए मिस क्राइकेनथॉर्प ने कहा, ऐसा है लूसी, मेरे पिता थोड़े बूढ़े हैं और कभी कभी काबू में नहीं आते। वे पैसे के मामले में भी थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखने वाले हैं और कई बार ऐसा कुछ कह देते हैं जिससे सुनने वाले को परेशानी हो जाती है। मैं नहीं चाहती कि... लूसी ने उसकी बात काटते हुए जवाब दिया, मुझे बुज़ुर्गों के साथ काम करने की आदत है मिस, हर तरह के। मैं उनके साथ हमेशा निभा लेती हूँ, आप निश्चिंत रहें। एमा ने थोड़ी राहत महसूस की। फिर वो उसे घर दिखाने लगी। वो एक बहुत बड़ा महल था। जब वो एक दरवाजे के सामने से गुजरे तो अंदर से आवाज़ आई, ये तुम हो एमा? नई लड़की आई है, उसे अंदर लेकर आओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। एमा थोड़ा शर्मा गई। उसने माफ़ी मांगने के अंदाज में लूसी की ओर देखा। दोनों ने कमरे में प्रवेश किया। कमरे में काफ़ी अच्छी तरह से गद्दे लगाए गए थे। पतली खिड़कियों से हल्की सी रोशनी आ रही थी और उसमें विक्टोरियाई शैली के महोगनी के फर्नीचर लगे नज़र आ रहे थे। बुजुर्ग मिस्टर क्राइकेनथॉर्प एक टूटी हुई कुर्सी में पसरे हुए थे।
बगल में चांदी की मूठ वाली एक छड़ी रखी थी। वो एक विशालकाय आदमी थे और उनकी झुर्रियां लटकी हुई थीं। उनका चेहरा किसी बुलडॉग की तरह था, चिपकी हुई ठुड्डी, सिर पर घने खिचड़ी बाल, आंखें छोटी लेकिन शक से भरी हुई। इधर आओ लड़की, जरा तुम्हें देखूं तो। लूसी शांत और मुस्कुराते हुए भाव से आगे बढ़ी। एक बात अभी समझ लेना, हम बड़े घर में रहते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम अमीर हैं। हम अमीर नहीं हैं, हम साधारण तरीके से रहने वाले लोग हैं, समझ गई? इस बात को भूलना मत। मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं यहाँ इसलिए रहता हूँ क्योंकि ये घर मेरे पिता ने बनवाया था और मुझे ये पसंद है। मेरे मरने के बाद अगर वो लोग चाहें तो इसे बेच सकते हैं और मैं चाहता हूँ कि वो ऐसा करें। इसमें परिवार का कोई भाव नहीं है। ये घर अच्छी तरह बना है, मजबूत है और इसके आसपास हमारी अपनी ज़मीन है जो हमें सबसे अलग बनाकर रखता है। अगर ज़मीन को बेच दें तो बहुत पैसा आएगा, लेकिन तब तक नहीं जब तक मैं जिंदा हूँ। तुम तब तक मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकती जब तक कि मैं मर नहीं जाता। उसने लूसी की तरफ घूरा। आपका घर तो किला है सर, लूसी ने कहा। तुम मेरे ऊपर हंस रही हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर। मुझे लगता है कि इस तरह शहरों से घिरे गांव में घर होना बहुत रोमांचक होता है। बिल्कुल, यहाँ से कोई और घर नहीं देख सकते। क्या तुम देख सकती हो? खेत में चरती गायें, ब्रैकहैम्पटन के एकदम बीच में। जब इस तरफ की हवा चलती है तो ट्रैफिक की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन उसके अलावा ये अभी भी गांव ही है। फिर उसने अपना लहजा बदले बिना अपनी बेटी से कहा, डॉक्टर को फ़ोन मिलाओ, उससे कहो कि पिछली दवाई किसी काम की नहीं थी। लूसी और एमा वहां से बाहर निकल आए। वो आदमी पीछे से चिल्लाया, और उस बेवकूफ़ औरत को यहाँ धूल झाड़ने के लिए मत भेजना। उसने मेरी सारी किताबें इधर उधर कर दी हैं। लूसी ने पूछा, क्या मिस्टर क्राइकेनथॉर्प काफ़ी समय से चल फिर नहीं पाते? एमा ने कुछ टालने वाले अंदाज में कहा, हाँ, काफ़ी सालों से। ये रसोई है। रसोई काफ़ी बड़ी थी। रसोई का बहुत सारा सामान वहाँ यूं ही पड़ा था। लूसी ने खाने के समय के बारे में पूछा और भंडार को देखने लगी। फिर उसने खुश होकर एमा से कहा, अब मुझे सब कुछ पता चल गया। अब आप परेशान मत होइए, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। एमा उस रात निश्चिंत होकर सोने गई। कैनेडी परिवार का कहना सही था, ये लड़की तो कमाल है, उसने सोचा। अगले दिन लूसी सुबह 6 बजे उठी। उसने घर ठीक किया, सब्जी तैयार की, उनको एक साथ जुटाया, पकाकर नाश्ता परोसा। फिर मिसेस किडर के साथ उसने घर के बिस्तर ठीक किए और करीब 11 बजे वे रसोई में बिस्किट के साथ कड़क चाय पीने के लिए बैठ गईं। इस बात को समझते हुए कि लूसी को अपने बारे में कोई गुमान नहीं है, साथ ही चाय की मिठास और ताकत के कारण मिसेस किडर उससे गप्पे मारने लगी। वो एक छोटी सी औरत थी जिसकी आंखें तेज थीं और होंठ जकड़े हुए। वो ना बड़ा ही पुराना कंजूस है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि इस औरत की हालत खराब है। जब जरूरी होता है तब अपनी बात मनवा लेती है। जब सारे भले लोग नीचे आते थे तो ये हमेशा ध्यान रखती थी कि खाने के लिए कुछ बढ़िया बना हो। भले लोग? कौन भले लोग? लूसी ने पूछा। अरे, ये परिवार बहुत बड़ा था। सबसे बड़ा मिस्टर एडमंड लड़ाई में मारा गया। फिर है मिस्टर सेड्रिक जो कहीं विदेश में रहता है, उसकी शादी नहीं हुई है, बाहर के मुल्क में चित्र बनाता है। फिर मिस्टर हैरोल्ड है जो लंदन में रहता है, उसकी शादी एक अर्ल की बेटी से हुई। फिर है मिस्टर अल्फ्रेड, उसका अच्छा चल रहा है, लेकिन वो शायद कुछ गलत काम करता है, एक आध बार मुश्किल में भी फंस चुका है। और फिर मिस एडिथ का पति है मिस्टर बारन, हमेशा बहुत अच्छे से बना रहने वाला। उसकी कुछ साल पहले मौत हो गई, लेकिन वो हमेशा परिवार की तरह ही रहता था। फिर मास्टर एलेक्जेंडर है, मिस एडिथ का छोटा बेटा। वो स्कूल में है, छुट्टियों में यहाँ आता है। मिस एमा उसे बड़ी बुरी तरह से डांटती है। लूसी एक एक करके सारी बातें सुनती और याद रखती रही, बताने वाले को चाय पिलाती रही। आखिरकार मिसेस किडर उठ खड़ी हुई। आज का तो समय बड़ा ही अच्छा बीता, तुम बड़ी अच्छी बातें करती हो, उसने मिस लूसी से कहा। क्या मैं आलू बनाने में तुम्हारी मदद करूं? सब कुछ तैयार है, लूसी ने कहा। अच्छा, तुम तो सारे काम कर लेती हो। मुझे भी अब अपना काम करना चाहिए, वैसे ज्यादा कुछ करने को है नहीं। मिसेस किडर वहां से चली गई। लूसी के पास समय था, इसलिए वो रसोई की टेबल को साफ करना चाहती थी, लेकिन उसने किया नहीं क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मिसेस किडर को बुरा लगे, क्योंकि वो काम असल में उसका था।
फिर उसने चांदी के बर्तनों को साफ करके चमका दिया, खाना पकाया, उसे साफ किया और करीब 2:30 बजे वहाँ से जाने के लिए तैयार हो गई। उसने चाय का सामान भी तैयार कर दिया था। सैंडविच, ब्रेड, मक्खन को एक गीले कपड़े से ढक दिया ताकि उसमें नमी बनी रहे। फिर वो बगीचे में टहलने लगी, जो कि एक सामान्य सी बात थी। किचन गार्डन अच्छी तरह से उगाया गया था, उसमें कुछ सब्जियां भी उगी हुई थीं। उस तरफ से घर खंडर बन चुका था, रास्तों में हर जगह घास उगी हुई थी। घर के सामने उगी हुई कुछ टहनियां ही ऐसी थीं जिनको देखकर लूसी को शक हुआ कि ये शायद एमा ने किया हो। माली काफी बूढ़ा था, थोड़ा बहरा भी था और उसे देखकर लग रहा था कि वो सिर्फ दिखाने के लिए काम कर रहा था। लूसी ने उससे बड़े ही प्रेम से बात की। वो एक बड़े अस्तबल के पास एक झोपड़ी में रहता था। अस्तबल से बाहर की तरफ का रास्ता एक बाड़े की तरफ जाता था, जिसे दोनों तरफ से घेरा गया था, और रेलवे के मेहराब के नीचे एक छोटी सी गली थी। हर कुछ मिनट पर कोई ट्रेन उस मेहराब या खंबे के ऊपर बनी लाइन से गुजरती थी। लूसी ने ट्रेन को देखा, जिस तरह से तेज मोड़ के पास आकर उनकी रफ्तार धीमी हो जाती थी, जो कि क्राइकेनथॉर्प की संपत्ति के चारों ओर से बनी हुई थी। वो रेलवे के उस खंभे के नीचे से होती हुई गली में आ गई। उसे देखकर लगता था कि आने जाने के लिए उस गली का इस्तेमाल कम ही होता था। एक तरफ रेलवे का बांध था और उसके दूसरी तरफ एक ऊंची दीवार थी जिसके अंदर कोई कारखाना था। लूसी उस गली में चलते चलते छोटे छोटे घरों वाली एक सड़क पर निकल आई। कुछ दूरी पर उसे ट्रैफिक का शोर सुनाई देने लगा। उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा। पास के घर से एक औरत निकल कर आई और लूसी ने उसे रोक लिया। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि यहाँ पर कोई फ़ोन बूथ है? सड़क के किनारे डाकघर बना है, वहाँ पर है, औरत ने बताया। लूसी ने उसे धन्यवाद कहा और चलती हुई डाकघर के पास आ गई, जिसमें एक दुकान और डाकघर दोनों बने थे। एक तरफ टेलीफोन का बक्सा रखा था। लूसी ने वहां जाकर फ़ोन मिलाया और कहा कि उसे मिस मार्पल से बात करनी है। दूसरी तरफ से एक औरत चिल्लाई, वो आराम कर रही हैं, मैं उन्हें परेशान नहीं कर सकती। उनको आराम करने की ज़रूरत है, वो इतनी बूढ़ी औरत हैं। जब वो जागेंगी तो मैं बता दूंगी कि तुम्हारा फ़ोन आया था। तुम्हारा नाम क्या है? मिस आइल्सबैरो। उन्हें परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें सिर्फ ये बता दीजिएगा कि मैं यहाँ आ चुकी हूँ और सब कुछ ठीक चल रहा है, और जब मेरे पास कुछ बताने के लिए होगा तो उन्हें फ़ोन करूँगी। इतना कहकर लूसी ने फ़ोन रख दिया और रदरफोर्ड हॉल वापस जाने के लिए मुड़ गई। कहानी के बाकी भाग सुनने के लिए 450 फ्रॉम पैडिंगटन की प्लेलिस्ट पर जाएं।